हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में या फिर बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के कर्व के ऊपर, और साथ साथ इसी वीडियो में से कंपेयर करेंगे मोनोपोली के कर्व से भी। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स भी ले सकता है। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जहां पे हमने क्या देखा, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जिनको अब यही नहीं पता एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, उसके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है रिवेन्यू। देखो, रिवेन्यू का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब कोई बिजनेस, अब कोई बिजनेस है वो कोई चीज सेल करेगी ना, या तो प्रोडक्ट या सर्विस, तो रिवेन्यू का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ठीक है, कि अगर एक फर्म जो गुड्स बेच रही है, जो सर्विसेज बेच रही है, उससे कितना पैसा जनरेट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं टोटल रिवेन्यू। एक होता है एवरेज रिवेन्यू, जिसके ऊपर हमें बात करनी है इस वीडियो के अंदर। तो एवरेज रिवेन्यू का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि पर यूनिट रिवेन्यू कितना आया। यानी कि सपोज करो अब एक कंपनी ने मार्कर बेचा, 20 रुपए का एक मार्कर है, 10 बेचूंगा तो 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200 रुपए। तो ये तो हो गया टोटल रिवेन्यू। अगर मैं बात करूं रिवेन्यू पर यूनिट, तो 200 को डिवाइड करते हैं टोटल क्वांटिटी से। तो कभी भी अगर आपको एवरेज रिवेन्यू निकालना हो, एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, एवरेज कॉस्ट निकालना हो, तो टोटल को डिवाइड कर देते हैं हम क्वांटिटी से। तो टोटल रिवेन्यू 200 था, क्वांटिटी थी 10, 10 से डिवाइड किया 20 रुपए आ गया एवरेज रिवेन्यू। इसके बाद क्या आता है, मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि पर यूनिट रिवेन्यू कितना है। पर यूनिट का मतलब क्या है कि अगर मान लो मार्कर 20 की जगह कोई अगर 21वां खरीदार आ गया, यानी कि अगर 21 मार्कर बेचे तो 21 इंटू 10 200, 21 इंटू 20, हाँ नहीं ठीक है 21वां मार्कर खरीदने आया भाई, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे 20 मार्कर बेचे गए हैं, 11वां खरीदने वाला मार्कर, यानी कि 11वां मार्कर बेचने जा रहा हूं मैं, तो 220 रुपए आएगा, ठीक है। तो जो एडिशनल रिवेन्यू आया ना, कौन सा यूनिट बेच के, 11वां यूनिट बेच के, उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल रिवेन्यू, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये हमारी तीन चीजें थी, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। अब समझते हैं इसको आगे। तो एसेंशियल फीचर क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का। ध्यान रखना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। क्यों, हमने दो चीजें पढ़ी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, जहां पे बायर्स भी बहुत सारे थे, सेलर्स भी बहुत सारे थे, पर वो सारे बेच रहे थे आइडेंटिकल गुड्स या फिर आइडेंटिकल सर्विस, यानी कि एक जैसी गुड्स या एक जैसी सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज अलग अलग बेची जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इज दैट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, जहां पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एक्सरसाइजेज सम कंट्रोल, जहां पे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पास कुछ तो कंट्रोल होता है, ठीक है। अब कुछ तो कंट्रोल होगा, एक सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं, और जब बहुत सारे सेलर्स हैं तो एक सेलर कितने कंट्रोल कर लेगा मार्केट को, बहुत कम, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा इंपैक्ट एक सेलर मार्केट के ऊपर नहीं डाल सकता है, क्योंकि उस जैसे बहुत से सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल, कुछ कंट्रोल होता है उसके पास ओवर द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के ऊपर, ऑफ हिज प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट को लेके। बट दिस कंट्रोल इज नॉट एज मच एज अंडर मोनोपोली, ये कंट्रोल उतना नहीं होता जितना मोनोपोली के पास है। अब बात है मोनोपोली के पास ज्यादा कंट्रोल क्यों है, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रीजन क्या है कि मोनोपोली में क्या है, एक सिंगल सेलर है, मतलब वही फर्म जो है वो प्राइस मेकर है, और जब वो प्राइस को कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली हर एक चीज को अपने बिजनेस के अंदर कंट्रोल कर रही है। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे पूरा कंट्रोल मोनोपोली के पास होता है, और यहाँ पे सिर्फ कुछ कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर के पास। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब बात आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, जिनको वर्ड इलास्टिसिटी के बारे में नहीं पता, पहले वो समझ लो। इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि प्राइस के हिसाब से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए पहले आपको प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, और वो रिलेशनशिप क्या होती है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम की जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ा दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव रिलेशन आया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी खरीदना कम कर दूंगा, प्राइस कम हो जाएगा, क्वांटिटी खरीदना बढ़ा दूंगा। क्यों, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब इसको अगर मैं यहाँ पे समझे, तो मोनोपोली के अंदर ना इलास्टिसिटी का, यानी कि प्राइस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डिमांड पे।
क्योंकि देखो एक सिंगल सेलर है, अगर मैं कोई गुड्स या कोई सर्विस बेच रहा हूं और मैं उसका सिंगल सेलर हूं तो मैं प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी दूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैं ही उस तरह के गुड्स या उस तरह की सर्विसेज बेच रहा हूं या फिर सेल कर रहा हूं। लेकिन बात यह आती है कि अगर बहुत सारे सेलर्स होंगे तो इलास्टिसिटी का फर्क बढ़ जाता है। अगर सपोज करो कि मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन्स का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। अब मोबाइल फोन बेचने वाली 4 कंपनीज हैं, ए, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब एकदम से बी बोली कि मैं तो अपने प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। क्या कोई भी कस्टमर बी के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका मतलब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। वो ए के पास भी जाके फोन ले सकता है, सी के पास भी जाके फोन ले सकता है और डी के पास भी जाके फोन ले सकता है, जो सेम प्राइस में फोन सेल कर रहे हैं और काफी चीप रेट है एज कंपेयर टू बी। तो इसका मतलब बी कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बादी की कगार पे लेके जा रहा है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली में सपोज करो फर्म है ये एक ए, तो अगर जिसको वो गुड्स है वो सर्विसेज खरीदनी है तो उसको कहीं ना कहीं इसी फर्म के पास आना पड़ेगा। अब वो उसकी मर्जी है, चाहे वो महंगे बेचे चाहे वो सस्ते में बेचे, डिपेंड करता है वो काम किसके लिए कर रहा है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए या अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। अब देखते हैं इसी बात को, इस पॉइंट ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है एट एनी प्राइस, किसी प्राइस पे, इज हायर, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट, मार्केट की इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे मार्केट ने प्राइस बढ़ाया तो कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शंस नहीं है। सपोज करो इन चारों ग्रुप ने कार्टेल बना लिया कि हम चारों मिलके एक साथ प्राइस बढ़ाएंगे और एक लेवल पे प्राइस रखेंगे, तो अब चाहे कस्टमर इसके पास जाए चाहे इसके पास जाए चाहे इसके पास जाए इसके पास जाए, उसे प्राइस सेम पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इलास्टिसिटी मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर अपना प्राइस लेवल बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने कस्टमर्स लूज करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जो मोनोपोली में अवेलेबल नहीं होते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अंडर मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर मैं बात करूं मोनोपोली की और इम्परफेक्ट कंपटीशन की, जो एआर है फर्म का विल डाउनवर्ड, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एआर और एमआर दोनों क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे, और एमआर हमेशा लोअर होगा एआर से, यानी कि एमआर एआर के अंदर होगा। चाहे आप ये दोनों केसेस देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट और आता है, वो क्या, वो मैंने नोट में डाल रखा है कि भैया इसका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा सा कम स्टीपर होता है एज कंपेयर टू मोनोपोली। देखो ये मैंने मोनोपोली का कर्व बनाया, ये थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है, मतलब ये थोड़ा कम स्टीपर है एज कंपेयर टू मोनोपोली जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है। अब बात ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर एवरेज रेवेन्यू में ये चीज है, इसमें क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक चीज है कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने, जैसे मैंने 4 प्रोड्यूसर लिखे थे, अगर एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं उसके कस्टमर बाकियों पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ने प्राइस कम कर दिया तब भी तो बेनिफिट मिलेगा भाई। क्या मैंने बोला, मैंने तो सिर्फ एक पॉइंट समझाया था, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है इसकी अगर एक प्रोड्यूसर किया तो। अगर इसने अपने प्राइस कम कर लिए, सपोज करो ये कोई चीज बेच रहा है 20,000 में 20 के, उसको क्या किसी ने 15 के कर लिया और इन्होंने सेम रखा हुआ है, ए ने, सी ने, डी ने सेम रखा हुआ है 20 के, तो कहीं ना कहीं इन सबके कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो शिफ्ट हो जाएंगे बी के पास। क्यों? क्योंकि बी सेम सर्विसेज सेम गुड्स चीप प्राइस में दे रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा लेस स्टीपर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है, देखो, लोअरिंग इट प्राइस द फर्म, अगर किसी फर्म ने अपना प्राइस को लो कर दिया है, कैन ऑलवेज अट्रैक्ट सम कस्टमर्स, वो कुछ ना कुछ कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर कर सकता है फ्रॉम इट्स राइवल्स, अपने राइवल से। अब मोनोपोलिस्ट नो राइवल्स, लेकिन मोनोपोलिस्ट में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके राइवल्स ही नहीं है, क्योंकि मोनोपोली है ही कब, जब एक सिंगल फर्म है, एक सिंगल इंडस्ट्री है। लेकिन यहाँ पे तो और भी लोग अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि अगर एक फर्म ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो इलास्टिसिटी हाई होने की वजह से उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, उसके कस्टमर शिफ्ट कर जाएंगे बाकियों के पास। लेकिन अगर उसने प्राइस कम कर दिया तो यहाँ भी तो इलास्टिसिटी का फर्क पड़ेगा, और अगर इलास्टिसिटी का फर्क यहाँ भी पड़ता है तो बाकियों के जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि इसने प्राइस कम किया तो बाकियों कस्टमर्स इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तुमने दोनों इंपैक्ट्स को समझा यहाँ पे, एवरेज रेवेन्यू कर्व के ऊपर और मार्जिन रेवेन्यू कर्व के ऊपर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व बनाते कैसे हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में।
आई बात समझ में? मोनोपोली में क्या डिफरेंस है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। मैं दोनों चीजों को साथ साथ कंपेयर करता हुआ चलूंगा हर एक वीडियोस के अंदर, और लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा क्या डिफरेंस होता है मोनोपोली के अंदर, क्या डिफरेंस होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और क्या डिफरेंस होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो हमारी लाइफ में बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जहां पे हम रह रहे हैं एज अ कंज्यूमर, हमारे लिए सेफ्टी बनाने के लिए मोनोपोली बहुत कम है, परफेक्ट कंपटीशन भी ना के बराबर है। तो ज्यादातर जो प्रोड्यूसर अपना सामान सेल कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसी के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।